नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 29 मई 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। तो दोस्तों, एज वी नो के दो सीरीज चल रही हैं। एक है एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, इसको आप द हिंदू एनालिसिस भी कह सकते हैं। और मंडे टू सैटरडे हर रोज़ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इट्स नॉट जस्ट ट्रांसलेशन, राइट, एज वी ऑल नो। तो संडेज को हम क्या करते हैं? संडेज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना पूरे वीक के, उनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन इज़ द की एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज संडे है ये वीडियो, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस का रिवीजन कर लीजिए एंड देन यू कैन एन्जॉय योर संडे। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, इसकी क्वालिटी में तो कोई बदलाव नहीं आया है, राइट। जो क्वालिटी मैं पहले देता था वही क्वालिटी मेंटेन की है। इसको इम्प्रूव करने की ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग इसको शेयर करने लगे हैं। द मोर यू विल शेयर विथ अदर, द मोर पीपल विल ज्वाइन दिस सीरीज, दिस क्लासेस, और इससे क्यूरियसली एजुकेशन भी ग्रो करेगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, एंड इट विल बी विन विन फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड इट्स अ गुड फील गुड थिंग, इज इट? आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कोई भी अच्छी किताब पढ़ता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ता हूँ, तो आई शेयर इट विथ दोज पीपल जिनके बारे में मुझे पता है कि दे विल लव टू रीड दिस बुक, या फिर दे आर रीडर्स, या फिर जो उनको नॉलेज की थर्स्ट है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और होता यह है कि जो एक राइटर है जिसने इतनी मेहनत करके एक किताब लिखी है और जो मुझे जेन्यूनली पसंद आती है, तो फिर वो मैं शेयर डेफिनेटली करता हूँ, राइट। तो I hope you will do the same thing with this series as well. And do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े podcast platforms पर available है। Hawking tuitions. Hawk. What is hawking? हॉकिंग का मतलब होता है एक जो बाज होता है, राइट, एक बड़ी सी ईगल, तो उसको हॉक कहते हैं। और हॉकिंग ट्यूशंस द पायोनियर का ये आर्टिकल है। एंड वी ऑल नो कि हमारे देश में हमारा एक कल्चर है, ट्यूशन इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये नेसेसिटी है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कल्चर का पार्ट तो है ही। नर्सरी के बाद जो लोअर केजी, हायर केजी है, तो स्कूल में बच्चा ABCD पढ़कर आया है, फिर शाम को ट्यूशन में भेजा जाता है ताकि वो ABCD, तो बचपन से ही ये एक आदत जो है वो हम में डाली जाती है कि ट्यूशन्स जो हैं दैट इज़ वेरी वेरी मीन्स, इनफैक्ट स्कूल जाए ना जाए, ट्यूशन्स जो हैं वहाँ तो जाना ही है। अब एक केस सामने आया है, जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये तो हकीकत है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन लेवल तक जब कॉमर्शियलाइजेशन के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, राइट, उसमें अगर सरकारी चीज़ नहीं है वो, तो उसमें कॉमर्शियलाइजेशन का एंगल तो रहेगा ही, और इसमें कोई गलत भी बात नहीं है, राइट। आप ड्रग्स बेचकर या फिर ऐसी कोई चीज़ें बेचकर पैसे कमा रहे हैं तो दैट इज़ बैड। लेकिन अगर आप जेन्यून लेजिट बिजनेस कर रहे हैं कि लेट्स से कोई कोचिंग क्लास है, तो वहाँ पर 50 स्टूडेंट की एक बैच हैं, आप जाएंगे वहाँ पर एडमिशन लेंगे, आपको वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो पढ़ाएगी, उनको वो जो प्रीमाइसिस हैं तो उनके पैसे पे करने हैं, जो फैकल्टीज़ हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो एक्सेट्रा सारी चीज़ें। और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा तो वो नए बोर्ड्स लगा पाएंगे, नए स्टूडेंट्स को सेकंड बैच स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसमें कोई वो गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ गलत चीज़ नहीं कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉमर्शियलाइजेशन इज़ नॉट बैड। जैसे कि जो पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट बैड। पॉलिटी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय भी है पढ़ने के लिए, और सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स से प्रभावित होती है, लेकिन फिर डर्टी पॉलिटिक्स इज़ बैड। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये जो केस सामने आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस हैं, अब ये कॉलेजेस प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अलाउ कर रही हैं, उनको ये बता रही हैं, इनका टाई अप है बेसिकली कि वो कॉलेज की प्रीमाइसिस में आते हैं और अपने जो ट्यूशन क्लासेस हैं ना वो कॉलेज में कंडक्ट करते हैं, चाहे UPSC के क्लासेस हों या फिर जो CUET, ये एक नई एग्जामिनेशन है, तो इसके भी ये आपके लिए नहीं है इन द सेंस कि ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल, अगर आप CUET के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो UPSC, SSC और बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं, तो इस प्रकार का टाई अप है। और देखिए, एक जो स्टूडेंट है, अगर वो 3 सालों के लिए कोचिंग सेशन को ज्वाइन करता है तो द कॉस्ट इज़ 1.5 लाख पर पर्सन। तो ऐसे हज़ारों बच्चे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट करोर्स एंड करोर्स, राइट। 50 करोड़, 100 करोड़, उससे भी ज़्यादा का बिजनेस जो है वो इसमें होता है। तो ये है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई कॉलेज जो है, जब अपने प्रीमाइसेस में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बुलाती है, और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वहाँ पर, क्योंकि आपको स्टूडेंट वहाँ पर मिल गया, अब आपको क्या करना है, बस उनको कमरे तक लाना है, एंड देन आपको बस धड़ाधड़ एक के बाद एक लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं, बड़े सपने दिखाने हैं, एंड दैट्स इट। आपका कोर्स ख़त्म। फिर वो पास होते हैं नहीं होते, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। Private coaching classes for IAS aspirants have been around for decades, propagating the myth that cracking the exam is impossible without coaching. IAS aspirants के लिए जो कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं वो एक प्रकार का मिथ जनरेट करते हैं। मिथ यानी कि एक भ्रम पैदा करते हैं कि कोचिंग के बिना आप एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं कर सकते, ऐसा भ्रम पैदा करते हैं। हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके वीडियोस भी आप देखते होंगे, राइट। एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, फिर दे विल वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, राइट। बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, ये सारी चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रिफाइंडली एडिटेड होती हैं, बहुत ही रिफाइनली। आपने WWE देखा होगा, राइट। वर्ल्ड रेसलिंग, पहले WWF था, फिर ये WWE हो गया। तो लंबे समय से यही था कि अंडरटेकर जो है वो मर चुका है और वो फिर ज़िंदा हो गया, और उसके साथ जन्म ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सारी कहानियाँ जो हैं, एक समय था जब लोग इस पर विश्वास करते थे, क्योंकि उस टाइम पर गूगल और ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज हम सबको पता है कि WWE जो है वो एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है। वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। जब वो रिंग में आते हैं फाइट करने के लिए, तो उससे पहले सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं। जैसे डांस शो के रिहर्सल्स होता है, वैसे ही रिहर्सल्स होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देखते हैं ना, वो एडिटेड होती हैं, उसमें रिहर्सल्स होते हैं। कुछ गलत चीज़ कही तो फिर से उसको रीटेक दिया जाता है। फिल्म की शूटिंग की तरह ही ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और ये एक प्रकार के फिल्म ही चल रहे हैं। और ये फिल्म जो है वो, इसको बनाने में भी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो एडमिशन्स मिलते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन ये मिथ है कि आप कोचिंग के बिना एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते, राइट। दैट इज़ अ मिथ। आप अकेले तैयारी करें तो भी आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, ये हर जगह पर पॉसिबल है। 10th रैंक जो आया लास्ट ईयर एक कैंडिडेट का, वो बिहार से हैं, और उन्होंने किसी भी कोचिंग लिए बिना ये रैंक जो है वो हासिल किया है सेल्फ स्टडी से। एक दूसरा ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने IAS मीन्स उसमें एंट्री ले ली, IAS मीन्स ये UPSC को क्रैक किया, IAS उनको रैंक अलॉट हो गया और सेल्फ स्टडी से वहाँ पर पहुँचे। एक हरियाणा की लड़की, राइट, UPSC अपने फाइनल अटेम्प्ट में क्लियर की विदाउट कोचिंग क्लासेस। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? क्योंकि यहाँ पर बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निकली है, तो मुझे लगता है थोड़ा मुझे क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देने की ज़रूरत है। द थिंग इज़, आपने स्टडीज़ की है ना, कितने सालों की स्टडीज़ की हैं? लोअर KG हायर KG की बात कर ले तो 2 साल, उसके बाद स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12th तक की पढ़ाई, तो हो गया टोटल 14 ईयर्स। 14 ईयर्स प्लस आपके 3 ईयर्स ग्रेजुएशन के लगा दें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 15, 16, 17 ईयर्स की आपकी पढ़ाई है। 17 ईयर्स से आप कोई चीज़ करते आ रहे हैं, स्टडीज़ करते आ रहे हैं। अब आपको सिविल सर्विसेज के लिए क्या करना है? बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको रिफ्रेश करना, उनको और गहराई से समझना है, क्योंकि आपकी एज लेट्स से 20 प्लस हो चुकी होगी, राइट। जब आप एक 18 प्लस आप यू आर लाइक एडल्ट, और अब आप मैच्योर होने लगेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैच्योर हो ही जाएंगे 20 ईयर्स में, दैट्स आई डोंट थिंक सो पॉसिबल, या फिर पॉसिबल है तो भी इट डिपेंड्स।
इट्स नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल वाली बात नहीं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के कैसे हैं। लेकिन जब आप 20 ईयर्स के हो जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा की एज है आपकी, और जब आप एनसीईआरटी की 6th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ते हैं, तो आपको एक छोटे बच्चे की तरह उसको नहीं पढ़ना है, आपको एक एज एन एडल्ट उसको पढ़ना है। आपको देखना है कि अगर पानी को लेकर एक चैप्टर है तो उस चैप्टर का रियल लाइफ में क्या, वो पहले आप आराम से उसको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटीज ख़त्म नहीं करनी है, एनसीईआरटीज में आपको एंजॉय करना है, उसमें गहरा उतरना है। कि अगर वाटर कंजर्वेशन का कोई चैप्टर है या फिर पानी को लेकर कोई चैप्टर है, तो फिर ऑब्जर्व कीजिए कि भाई मॉनसून की क्या सिचुएशन है, खेती बाड़ी में कितना पानी हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर्स जब पढ़ते जाएंगे तो सारे कनेक्शंस जो है ना वो अपने आप बनते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएगी। ये कैसे होता है आई डोंट नो, लेकिन ये हो जाता है, ये हकीकत है, ये हो ही जाता है। तो आपके पास इतने सालों की पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, अब आपको जो पढ़ना है वो कोई नई लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज आपको मैंडरिन नहीं सीखनी है, राइट। आपको तो उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और देश दुनिया में जो चीज़ें हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है। रही बात राइटिंग प्रैक्टिस की, अब 17 ईयर्स की आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, 17 ईयर्स की। जस्ट इमेजिन, आपने लेटर्स लिखे हैं, आपने एसेज लिखे हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं, बस आपको फिर और एक बार प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की, दैट्स इट। आपको पता ही है रूल, अगर आप बैठकर सोचे ऐसी एक भी चीज़ नहीं है उसमें जो आपको पता ना हो। शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, शायद आपको उसके बारे में उतना ज़्यादा पता ना हो, क्योंकि उसको लेकर आपने कोई अलग से स्टडीज़ नहीं की है। लेकिन लेट मी टेल यू, वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस तो की ही है। स्कूल के टाइम पर जब से यूनिफॉर्म पहनकर हम जाते थे, वो भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट था। जब हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आते थे तो उनको पैर छूना, ये सारी चीज़ें, वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दैट्स वाई यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि आपको इसको लेकर कोई स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इंडिकेशन है यहाँ पर कि आप समझ लीजिए, आपकी कॉमन सेंस, आपका एक ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। बाकी सारे आंसर जो हैं वो आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। अब सोचिए इसके बारे में। A majority of successful candidates who hail from countryside are clearing the examination on the strength of their fortitude. Fortitude का मतलब है एक प्रकार का उनका साहस, आप उनका करेज कह सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट्स जो कंट्री साइड, छोटे गाँव से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, वो एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं अपने बलबूते पर, अपने बलबूते पर ये एग्ज़ाम क्लियर। तो हर साल ऐसे आपको 50% जितने स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, जो 50% या फिर लेट्स से 30-40% तो मिल ही जाएंगे जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी ये गेम जो है वो हो चुकी है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मैंने कई बार ये कहा है, रेगुलर स्टूडेंट्स यू कैन वाउच फॉर इट, आपको पता है कि यहाँ पर मेरा लक्ष्य जो है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मेरा लक्ष्य यही है कि एक दिन ऐसा आए और जल्द आए कि जब आपको ये सीरीज़ देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। समझे आप कि ये ऐसा नहीं है कि फॉर एवर आपको ये सीरीज़ देखती रहनी है। मेरी तो कोशिश यही है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि जब आपको मेरे ये लेक्चर्स देखने ना पड़े, आप खुद आर्टिकल्स पढ़ने लगे, आप खुद चीज़ों को समझने लगे, दैट्स इट। उसके बाद जो कहते हैं ना कि एक बार आप उड़ने लगे, बर्ड्स में क्या होता है कि एक बार वो बर्ड जो है वो उड़ने लगता है, दैट्स इट, उसको फिर उस नेस्ट से निकाला जाता है कि चलो अब आप खुद का अब नेस्ट बनाओ, राइट, बी योर ओन लाइट। तो यही मेरा हमेशा से, मैंने बार बार ये चीज़ कई बार बताई है ये चीज़, राइट। व्हेन आई यूज्ड टू टेक लेक्चर इन स्टडी आईक्यू में जब लेक्चर्स लेता था तो उस टाइम पर भी बताई है, वो वीडियोज़ अवेलेबल ही हैं उसमें, आप देख सकते हैं उसमें। मुझे डेट याद नहीं है लेकिन ये बात मैंने कई बार बताई और आज भी ये बता रहा हूँ। आज की डेट नोट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इस सीरीज़ पर डिपेंडेंट रहें, नो, जल्द से जल्द आप इंडिपेंडेंट हो जाए, यही मेरा लक्ष्य है, बिकॉज दैट इज़ द रियल एजुकेशन। हाँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस को वो जा सकते हैं ट्यूशन में। ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग क्लासेस वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो बुरे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बहुत अच्छे कोचिंग क्लासेस वाले लोग भी हैं। ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है।
और जो अफोर्ड कर सके फ़ी, वहाँ डेफिनेटली आप जाइए वहाँ पर। अगर आपको थोड़ी एज, आपको ज़रूरत है कि मुझे इस एरिया में थोड़ी एज की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा और शार्प होने की ज़रूरत है, और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट है, तो उनके पास जाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन जनरल हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें जो करिकुलम है, जो टीचिंग है, जो इवेल्युएशन है, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और कंट्रोवर्शियल होते जा रहा है। नंबर टू, ये चीज़ों की वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक नेसेसरी ईविल बन चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली मीन्स, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी अभी मीटिंग हुई थी एक हमारे यहाँ पर की स्कूल है, राजकोट की स्कूल है, उसके जो ऑनर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमने एक मीटिंग की थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनको थोड़ी बहुत एक आइडियाज़ की ज़रूरत थी, तो वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग। और उनका जो पूरा स्टाफ था टीचिंग का, जो सीनियर उनके फैकल्टीज़ थे, तो वो हम बैठे थे और वो मुझे बता रहे थे कि ट्यूशन्स में बच्चों को इसलिए भेजते हैं पेरेंट्स, ताकि थोड़े समय, उन उन कुछ घंटों के लिए बच्चा जो है वो मदर का या फिर फादर का या फिर घर में वो दिमाग ना खाए, कि वहाँ पर चला जाएगा बच्चा तो फिर वो मदर जो है वो आराम कर पाएगी, वॉट ऐसा, ऐसे रीजंस भी हैं, यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन ये बचपन से ऐसी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो यू कैन इमेजिन। चाइना ने ये देखा कि चाइना में जो ये कोचिंग इंडस्ट्री है, तो चाइना ने बंद करने की कोशिश की, तो ब्लैक मार्केट में ट्यूटर्स मिलने लगे चुप चुप के आपको पढ़ाने के। जस्ट इमेजिन कैसी, मीन्स इट्स फनी एज वेल, और इसी के साथ ये एक कितना डीप वो साइकी का पार्ट बन चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भी हाल ही में एक इंटरवीन किया था कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसमें पेरेंट्स को फोर्स ना किया जाए कि आप किताबें, यूनिफॉर्म, शूज़, बाकी की चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर शॉप या फिर स्कूल से ही खरीदते हैं। मुझे याद है, अब मुझे याद आया जब मैं ये पढ़ रहा था कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन ए पर्टिकुलर, 2 सालों के लिए आई वाज अवे फ्रॉम होम, तो वहाँ पर हॉस्टल में रहता था, और देयर वाज ए स्कूल, राइट, वेरी फेमस स्कूल इन बड़ौदा और वडोदरा सिटी ऑफ गुजरात। तो वहाँ पर ऐसा था कि आपको यूनिफॉर्म जो है ना वो एक पर्टिकुलर शॉप से ही खरीदना है। पूरे बड़ौदा में एक ही शॉप है जहाँ से आपको यूनिफॉर्म खरीदना है। अब पता चला कि क्यों वहाँ से, क्योंकि वो टाई अप रहता था। हाँ, मीन्स, तो यही बहुत सारी अब इंस्टीट्यूशंस खुद ही कपड़ों में भी कमीशन, शूज़ में भी कमीशन, ये सारी स्कूल्स ये भी करने लगी है। और फ्यूचर में ऐसा भी हो, होम डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, कि आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, आप बस ये प्रीमाइसेस हैं, आपके पास कमरा है, 10-12 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, क्लास लेकर यहाँ आ जाएंगे, ऐसा स्टार्ट ना कर दे तो अच्छा है। लाल बत्ती ब्लू टिक, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। लाल बत्ती, राइट, ये किसकी निशानी है? ये पावर की निशानी है। ये इस बात की निशानी है कि आप लोग सब्जेक्ट हैं और मैं राजा हूं, राइट। लाल बत्ती जो है वो, इसका इस्तेमाल और आज भी हो रहा है। भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक अच्छा स्टैंड लिया कि एमपीज, एमएलएज और दूसरे लोगों की गाड़ी से ये हटा दिया है, लेकिन अब ये लोग क्या करने लगे पता है? वो लाल बोर्ड लगाने लगे हैं, जो शीशा है उसके आगे वो बोर्ड रहता है, और आप किसी भी प्रकार का बोर्ड लगा लीजिए, राइट, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये हकीकत है, राइट। वो जो 3 इडियट में आता ना कि यूनिफॉर्म पहन ले तू, किसी भी क्लास में जाकर बैठ जा, किसको पता चलेगा? वैसे ही या पुलिस लिखवा दिया, या फिर कॉरपोरेटर, ये वो, प्रेसिडेंट ऑफ दिस दैट एक्सेट्रा, ये सारे बोर्ड्स यूज़ कीजिए अगर आपको भी करने हैं तो। मीन्स कोई चेक नहीं करेगा, कोई पकड़ेगा नहीं, राइट। ये ऐसा चल रहा है। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट कि ऐसी चीज़ें हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हकीकत है। तो ये सारी चीज़ें तो अब चली गई। मीन्स लाल बत्ती अब आईएएस को भी नहीं दी जाती है, लेकिन जिन लोगों की सरकारी कार हैं वहाँ पर ऐसे रेड स्टिकर्स होते हैं और लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, और उसमें एक सायरन फिट करवा लेते हैं। और ट्रैफिक लाइट पर पहुँचते वो सायरन जो है ड्राइवर प्रेस कर देता है, और फिर वो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर वो सो कॉल्ड ऑफिसर जो हैं वो चले जाते हैं। अब इंडियन ऑयल कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये कर रहे हैं। सोचिए, उनको कौन सी इमरजेंसी है? उनको तो ऑफिस में जाना है। ऐसा नहीं कि वो ऑयल रिफाइनरी के बाजू में काम कर रहे हैं। राजकोट जैसे सिटी में और दूसरे ऐसे शहरों में जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, उनकी ऑफिस कहीं और है, वहाँ पर उनको जाना है, तो भी वो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हकीकत है कि एक बहुत ही, एक बार ऑफिसर बन गया, कितने सारे पर्क्स मिलते हैं, राइट। उनको फ्री हेल्थ केयर, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मैं ऑफिसर हूँ,
मैं बॉस हूँ, आई एम प्रिविलेज, मेरे कनेक्शंस हैं, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, राइट, मेरे साथ कोई भी ये वो नहीं कर पाएगा एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। और बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते हैं घर के बाहर, इजंट इट। सीबीआई के इंटरिम फॉर्मर इंटरिम डायरेक्टर रह चुके हैं एम नागेश्वरा राव, और उनका ये जो केस सामने आया उसे पता चलता है कि प्रिविलेज जो है ना ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं। डायमंड्स आर फॉर एवर, लेकिन प्रिविलेजेस आर नॉट फॉर एवर। दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए और इनको क्या चाहिए था पता है? ये जो ट्विटर ब्लू टिक देता है ना, ये ब्लू टिक उनसे छीन लिया गया। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी, यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक बहुत ही क्विकली, एक कोई महाराज साधु टाइप, एक संत टाइप व्यक्ति था। तो वो एक पहाड़ों में चला गया ये मेडिटेशन, तपस्या, तप करने के लिए। तो किसी को पता चला तो बहुत सारे लोग, लाखों की भीड़ होती थी। वो एक बार उस गुफा में से निकलता था, साल में एक बार, और लाखों की भीड़ रहती थी। लोग उनके दर्शन करते थे और फिर लोग जो हैं वो चले जाते थे, और वो फिर साधु भी चला जाता था, एक साल के बाद वापस आता था एक्सेट्रा। फिर लॉकडाउन आता है, लोग जो हैं वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। साधु को तो कोई पता नहीं कि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है एक्सेट्रा। वो बाहर निकला और देखा कि एक भी इंसान नहीं था और वो मर गया। उसको इतना शौक लगा, उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका पूरा ईगो ही इस पर चल रहा था कि मैं साल में एक बार निकलता हूँ, जब भी निकलूंगा तो ये सारे लोग जो हैं मुझे देखने के लिए आया। जब कोई भी उसको देखने के लिए नहीं आया फॉर वट एवर रीज़न, उसने आत्महत्या कर ली। यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। रिकॉग्निशन इज़ ए थिंग। ये सारी चीज़ें, ये लाल बत्ती और ये चक्कर जो है ना, ये रिकॉग्निशन का चक्कर है। एक थियरी है दैट प्रूव्स के इंसान की सबसे बेसिक अगर कोई नेसेसिटी है, कोई डिमांड है, तो दैट इज़ फूड से भी, खाने पीने से भी ज़्यादा डीप अगर कोई रिक्वायरमेंट है इंसान की, तो दैट इज़ रिकॉग्निशन। आप उसको रिकॉग्निशन देना बंद कर देंगे, वो सारा काम करना बंद कर देगा। ये हम सब पर एप्लीकेबल है। मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसमें इंक्लूडेड, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो ये हकीकत है कि रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर ये जो ब्लू टिक हैं, जब वो सीबीआई वीबीआई में थे, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो सारे ब्लू टिक्स थे। फिर उनके पास से ये ब्लू टिक चला गया, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और कोर्ट को बता रहे हैं कि ट्विटर को कहिए कि मुझे ब्लू टिक दीजिए। 2 बार गए, फिर कोर्ट ने उनके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लगा दिया। कि ये कोई बात है कि आप ब्लू टिक के लिए कोर्ट के पास आते हैं? और ब्लू टिक जो है वो लाल बत्ती की तरह हो चुका है। ये भी टेम्पररी ही है, इनफैक्ट जीवन भी टेम्पररी है। फेम जिसको मिला है एक समय पर, राजेश खन्ना जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट आई थिंक सुपरस्टार ऑफ इंडिया। फिर ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा था। ये स्टार्टिंग ही उनसे हुई शायद, कि लड़के लड़कियां, खास करके लड़कियां जो है, राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होती थी, मेला लगता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके घर के बाहर कोई नहीं था। तो ये फेम और ये सारे ब्लूटिक व्लूटिक जो हैं वो आते जाते हैं, चले जाते हैं। ये दिमाग तक नहीं पहुंचने चाहिए। यहाँ पर ये जो ऑफिसर है उनके दिमाग तक ये चीज़ें पहुंच गई, क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर बनता है तो कुछ तो होता हुआ होगा। आई एम नॉट एन ऑफिसर, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वो होता है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ जो है ना, कि दिमाग में वो कब चढ़ जाता है, वो तो किसी ऑफिसर के साथ आप रहेंगे कुछ समय तक, तब आपको पता चलेगा कि एक वो, क्योंकि वो सर्कल ऐसा हो जाता है, सभी वो प्रिविलेज वाले लोग के साथ उठना बैठना, वो सारी चीज़ें, तो शायद एक समय पर वो क्लिक हो जाता है दिमाग में कि नहीं, मैं तो एक ऑफिसर हूँ और मुझे तो, मेरे साथ तो यही, मैं अगर मंदिर में भी जाऊँ तो वीवीआईपी एंट्री मुझे मिलनी चाहिए। मैं अगर कहीं मेले में भी जाऊँ तो ये होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पर सबसे आगे की सीट जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये सारी आदतें जो हैं वो उनकी बन जाती हैं। इसके पीछे भी एक डीप रूटेड चीज़ है कि पूरा नेक्सस चल रहा है। अगर सिस्टम अच्छी होती, लेट्स से, आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल एंड देन विल रैप इट अप। आप सोचिएगा ये सारी चीज़ों के बारे में, कि अगर मान लीजिए लोगों को पुलिस वालों से बहुत प्यार रहता है, इन द सेंस कि पुलिस वाला अगर कोई दोस्त है या फिर कोई डीवाईएसपी आईपीएस ऑफिसर आपके बहुत ही जान पहचान वाले हैं, तो उनकी बहुत टेंडर लविंग केयर की जाएगी, उनके लिए सारी प्रिविलेजेस जो हैं उनको दिए जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसी हैं कि अगर आप कहीं पर पकड़े गए, आपकी कार में काले शीशे हैं और आपको पकड़ लिया, आप आईपीएस से बात करवा देंगे, आपको जाने देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अगर ऐसे सिस्टम नहीं होते, कि आपने अगर कोई काले शीशे हैं, अलाउड नहीं है, आपको पकड़ा गया, और ऐसी सिस्टम ही नहीं होती कि आप आईपीएस को फ़ोन करें
और आपको जाने दे, या फिर अगर आप जज को फ़ोन करें तो भी जाने दे, ऐसी सिस्टम ही नहीं होती, तो क्या लोग ऐसा करते? नहीं। तो फिर ये प्रिविलेजेस, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो चार्म नहीं रहा, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिएगा इसके बारे में ना। अब डियर फ्रेंड्स, हमने इस मैप को इससे पहले भी देखा था, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अगर आज आपका पहला दिन है तो डू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर और इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस इज रशिया। तो अब देखिए यहाँ पर फिनलैंड जो है ना, वो एक बहुत ही लंबी, यहाँ से आप स्टार्ट कर लो ये जो पॉइंट है, क्योंकि ऊपर वाला जो पॉइंट है दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे शेयर करता है रशिया के साथ अपनी बॉर्डर, लेकिन ये वाला पोर्शन जो यहाँ से फिर पूरी फिनलैंड की एक लैंड बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है ऑल द वे डाउन टू दिस पोर्शन हियर। राइट, तो एक बहुत ही लंबी 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड विद रशिया। ओके, एंड देन यू हैव हियर स्वीडन। राइट, तो स्वीडन लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बट स्वीडन इज नॉट फार फ्रॉम रशिया। और यहाँ पर बाल्टिक सी हैं, यू कैन सी अदर बाल्टिक नेशन, गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस की थी, तो नए स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब फिनलैंड जो है ये पिछले 80 ईयर्स से न्यूट्रल रहा है। ये ना तो यूएसएसआर का पार्ट है, ना तो किसी यूएसए की टीम का पार्ट रहा है। स्वीडन जो है ये पिछले 200 सालों से इंडिपेंडेंट रहा है। इंडिपेंडेंट या फिर आप कहें न्यूट्रल, द राइट वर्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट बट आई वुड से न्यूट्रल रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फिनलैंड जो है वो 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। और यूक्रेन पर जो व्लादिमीर पुतिन ने एक इन्वेजन किया है, एक हमला किया है, तो इसका कोई भी कनेक्शन जो है वो हमें स्वीडन और फिनलैंड के साथ नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पर अटैक किया, दूसरे बहुत सारे देश हैं, तो अब दूसरे देशों पर भी रशिया जो है वो अटैक करेगा। ए नेबर दे प्रीवियसली रेटेड एज डेंजरस, दे इन द सेंस कि फिनलैंड और स्वीडन के लिए ये जो रशिया है वो एक डेंजरस पड़ोसी था। बट रैशनल हैड सडनली रिवील्ड हिमसेल्फ टू बी एन एग्रेसिव एंड प्रोबेबली ए रैशनल गैम्बलर। कि व्लादिमीर पुतिन का जो रशिया है ना, ये रशिया पहले से ही डेंजरस तो ये लोग मानते ही थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो जुआ चल रहा है, यहाँ पर तो कभी भी आप पर भी अटैक हो सकता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि अब खबर ये आ रही है कि ऑफिशियली भी स्वीडन और फिनलैंड ने कहा है कि दे वुड लाइक टू ज्वाइन नेटो, इसलिए हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं। इज इट? नाउ द थिंग इज कि स्वीडन जो है उनका लोकेशन आप देखिए स्वीडन के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें शायद पता होगी, नहीं पता तो लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट स्वीडन और ये नॉर्वे और ये फिनलैंड में भी यही सिचुएशन है कि यहाँ पर लगभग 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने रात होती है। I'm sure you would be knowing about this fact, right? I'm not going into the geography of this thing कि क्यों ऐसा होता है, बट यहाँ पर लगभग 6 महीनों तक यहाँ पर दिन ही होता है। राइट, सूरज कभी ढलता नहीं है और 6 महीनों तक रात ही होती है, सूरज कभी निकलता नहीं है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो और देखिए दुनिया के मीन्स बहुत ही एक्सट्रीम इलाकों में है। राइट, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो अच्छा है कि ये देश जो है, ये तीनों देश जो हैं, ये बहुत ही डेवलप्ड देश हैं। वरना अगर आपके पास टेक्नोलॉजी और पैसे और ये सारी चीज़ें ना हो तो आप यहाँ पर सर्वाइव जो हैं वो कर ही नहीं सकते, और ये बहुत ही दूर हैं। तो स्वीडन का ऐसा लोकेशन है, राइट, कि उस पर चढ़ाई करना, कोई अगर स्वीडन के साथ युद्ध करने के लिए जाए ना, तो पहले तो उनको ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में युद्ध करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उतनी बड़ी फौज उनके पास होनी चाहिए, वो टूल्स होने चाहिए, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली। और एक बार स्वीडन को आपने हरा भी दिया तो क्या फिर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि स्वीडन इज़ लाइक यू नो इट्स एक ऐसा देश है जो जिसका एक ख़ास जियोग्राफिकल लोकेशन है और एक्सट्रीम वेदर है, तो वहाँ के लोग जितना वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं उतना दूसरे ऐसे देशों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मीन्स इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, यू नो, कोई आपको इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, इतना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको नहीं मिल जाएगा। तो इसकी वजह से स्वीडन के साथ कोई स्वीडन को हमेशा
ऐसे ही छोड़ दिया इन द सेंस के उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है कि वहाँ तक कौन जाए और कौन झगड़ा करे. इट्स लाइक दैट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब ये जो देश है ना, ये स्वीडन और फिनलैंड, ये छोटे छोटे देश है. स्वीडन की पॉपुलेशन है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़. फिनलैंड की पॉपुलेशन है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख. 50 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे देशों के पास मीन्स यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग एज वेल. अब देखिएगा जितने रिसोर्सेस आपके पास होंगे, आपके पास ज़मीन है, पानी है, ये वो, फॉर एग्जांपल हमारा देश भारत, तो फिर उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हम नहीं रहे हैं. अब हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप इन देशों को देखिए, छोटे छोटे देश हैं. अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर ऐसे एक्सट्रीम इलाकों में ऐसा बहुत देखने को मिला है कि वो बहुत ही आगे होते हैं. अगर हमारे देश पर जितनी चढ़ाई हुई आप देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स ही भारत में आए और भारत को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वो एक अलग ही मुसीबतों को सामना कर रहे, अपने मुसीबतों का सामना कर रहे थे अपने होम कंट्री में. उनको सक्सेसफुल होना ही था, उसके बिना कोई ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उनके जीवन में. तो दे यूज्ड टू रिस्क एवरीथिंग एंड दे यूज्ड टू कम टू इंडिया. और फिर ये लड़ाई झगड़ा एक्सेट्रा होता था, वॉर होते थे उस टाइम पर, वैसे ही चीज़ें चलती थी. तो दिस इज़ द थिंग विथ स्मॉल कंट्रीज. तो फिनलैंड और स्वीडन भले ही छोटे छोटे देश हैं, लेकिन मिलिट्री वाइज अगर आप देखें तो दे आर वेरी गुड. उनके पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं. रही बात फिनलैंड की. अब फिनलैंड जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था और सोवियत यूनियन जो है, यानी कि उस टाइम का जो रशिया था, तो उनके साथ लड़ाई हुई और बहुत सारी अपनी ज़मीन जो है वो फिनलैंड ने गंवा दी. लेकिन फिनलैंड ने काफ़ी टफ फाइट दी थी मॉस्को को, बहुत ही टफ फाइट दी थी. और इस टफ फाइट की वजह से, एक हार्ड फाइट की वजह से, फिर ये जो रशिया है, रशिया ने या फिर यूएसएसआर जो है उसने ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड को एज ए न्यूट्रल रहने दिया. अपना सैटेलाइट स्टेटस नहीं दिया. सैटेलाइट स्टेटस यानी कि अपना एज ए डेप्यूटी या फिर आप उसके अधीन रहकर काम करेंगे, ऐसा नहीं बनाया. उसको अलग रहने दिया कि कोई बात नहीं, इनके अंदर एक अलग जुनून है, ये अच्छी फाइट दी है हमको एक्सेट्रा, तो ये इंडिपेंडेंट रहे वही बेटर है. तो दिस इज़ अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ दिस नेशंस कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो कुछ रीजंस की वजह से लंबे समय से न्यूट्रल रहे हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि इतना अच्छा इतिहास नज़र आता है, न्यूट्रल रहे हैं, किसी की अम्ब्रेला के तहत काम नहीं किया है, तो अब ये नेटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ये दोनों देश जो हैं वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं. दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश हैं, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट देशों में इनका नाम आता है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट. तो क्यों ये, देखिए आज भी इट्स नॉट लाइक यूक्रेन को भी हमने देखा ना कि यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कुछ नहीं है. लेकिन क्या यूक्रेन को हराना इतना ईजी रहा? क्या ऐसा रहा कि 2 दिन के अंदर व्लादिमीर पुतिन सारी चीज़ों को साफ कर? नो, 3 महीने लगे और अभी भी युद्ध जो है वो जारी है अनफॉर्चुनेटली. तो इट्स नॉट दैट ईजी टू क्रैक यूक्रेन. और स्वीडन और फिनलैंड जो हैं ये तो यूक्रेन से भी ताकतवर हैं, तो इतना ईजी नहीं. और रशिया का डायरेक्ट टारगेट भी ऐसा नहीं है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को अपने कंट्रोल में ले ले. तो फिर ये देश जो हैं वो नेटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? नाउ द थिंग इज़ कि देखिए, अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो भी, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया इतना कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाएगा. और अगर ये न्यूट्रल रहे तो रशिया कभी भी शायद उनके पास जाए भी नहीं, राइट. उनको पास कर दे, ऐसा कि उनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना एक्सेट्रा. लेकिन यूक्रेन के साथ जो हुआ है ना, जो सडनली उन पर चढ़ाई हुई और जब कन्वेंशनल नॉर्मल वेपन्स का जब इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा सीवियरिटी को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जब से बात आने लगी है, तब से ये देश जो हैं ये काफ़ी चिंतित हो गए हैं. ये बाल्टिक देश हैं, इनके पास मिलिट्री स्किल्स हैं, हार्डवेयर हैं, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन ये कन्वेंशनल वॉर जब तक चल रहा है तब तक ये रशिया को अच्छी फाइट दे पाएंगे. लेकिन जैसे ही रशिया न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट्स देने लगे या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल से करने लगे, या फिर जस्ट इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डिप्लॉय भी करें,
ऐसे सिर्फ बॉर्डर पर उसको मिसाइल्स ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स वाले रख दे तो भी ये फिर कुछ नहीं कर पाए, एक बॉम्ब भी नहीं लॉन्च कर पाएंगे ये देश, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो इनके लिए सिर्फ एक ही इफेक्टिव काउंटर है कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट या फिर न्यूक्लियर अटैक होता है तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन, यही इसका एक जवाब है। और क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के पास नहीं है और नेटो के मेंबर्स के पास हैं, और अगर आप नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा तो फिर नेटो फोर्स भी जो जिसने अटैक किया है उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। दिस इज़ द मेन कोर रीज़न कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश जो हैं वो आज नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। द स्वीड्स स्टिल डोंट लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, उनको न्यूक्लियर वेपन्स आज भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात करें, नो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि ये जो फॉरेन के ट्रूप्स हैं उनको स्वीडन में कोई बेस बनाना अलाउड नहीं होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी उस देश में नहीं रखा जाएगा, कि उसका भी कोई ऐसा नहीं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स की मिसाइल्स जो हैं वो स्वीडन में रख दे, ये भी चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। अब टर्की एक ऐसा देश जो है जो विरोध कर रहा है इन दोनों देशों का कि इनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि नेटो जो है उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, यूनैनिमस, यानी कि सभी देशों को यस कहना पड़ेगा तभी इनको ऐड किया जाएगा। तो टर्की का क्या कहना है? टर्की ये कह रहा है कि कुछ ऐसे एंटी टर्किश कुर्दिश एक्टिविस्ट हैं, ये कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, इसमें से टर्की का भी कुछ पोर्शन जो है वो उसमें चला जाएगा अगर कुर्दिस्तान बनाया गया, एक नया देश बनाया गया तो। और टर्की जो है ये कुर्दिश लोगों को आतंकवादी के तौर पर देखता है। अब उनकी एक अलग हिस्ट्री है, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट अगेन, लेकिन टर्की ने यह कहा कि ये कुछ एंटी टर्किश कुर्दिश एक्टिविस्ट जो स्वीडन में हैं, जो फिनलैंड में हैं, आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए। ये बाल्टिक देशों में कुछ छुपे हुए ऐसे लोग, उनको आप हमें सौंप दीजिए और हम आपका विरोध नेटो में नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन रखी है, और अभी फॉर्मली ऐड होने में कुछ वक्त लगेगा, बट दिस इज द मेन रीजन। ये न्यूक्लियर गारंटी जो है ना नेटो की, दिस इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टिंग दिस टू बाल्टिक कंट्रीज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एक जीएसटी काउंसिल का आप फोटो देख सकते हैं, राइट विनो के जीएसटी काउंसिल जो हैं उसके हेड हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब भारत का ये जो इनडायरेक्ट टैक्स आर्किटेक्चर है, इसको एक बहुत बड़ा जॉल्ट मिला, एक बहुत बड़ा धक्का मिला, जब झटका लगा, इनफैक्ट नॉट धक्का, झटका इज द राइट वर्ड। 3 जजेस वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक कॉमनली अंडरस्टूड जो एक रेमेड था, एक अभी तक मैं अगर आपको पूछूं कि जीएसटी के डिसीजंस जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट या फिर ऑल डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है, यू विल से जीएसटी काउंसिल। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है आर्टिकल्स में और जितनी भी पढ़ाई हमने की जब से जीएसटी आया है, अब जीएसटी है ना वो 2017, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ, और ये इम्प्लीमेंट होने वाला था उससे 1 साल 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ही बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए हैं, हमने पढ़े भी, हमने डिस्कस भी किए हैं कि जीएसटी क्या काम करेगा और क्या इसका फ़ायदा होगा, ये वो एक्सेट्रा। और डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, तो दैट इज जीएसटी काउंसिल। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो डिसीजंस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये कहता है कि ये जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है ये मेरली रेकमेंडरी है, ये फाइनली या फिर इट्स नॉट के जीएसटी काउंसिल अगर डिसीजन लेगी तो वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये सिर्फ रेकमेंडरी है। इन द 5 years since GST has been rolled out, GST Council chaired by Union Finance Minister and having representatives of all states has been the decision-making body on all key matters such as tax rates. GST Council का स्ट्रक्चर कैसा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड हैं, और जितने भी हमारे राज्य हैं, सारे के सारे राज्य जो हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसका पार्ट हैं, और जॉइंट में डिसीजन लिए जाते हैं। अगर लेट्स से डिसीजन में कोई इश्यू है तो फिर वोटिंग का ऑप्शन भी है कि आप वोट के माध्यम से चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जीएसटी जो है इस काउंसिल को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाई गई है बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए गए हैं। और अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, राइट, देखिए 5 साल जितना वक्त अब हो जाएगा 2022 के जुलाई में, तो अब देखिए इतने सालों के अंदर वोटिंग का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। मुझे याद नहीं है कि कब हुआ है, राइट, इतना कम हुआ है, वरना ऐसा होता कि हर बार वोट का इस्तेमाल किया जाता नहीं। मोस्टली कंसेंसस से डिस्कशन और चीज़ों को डिबेट करने के बाद फाइनली कहते हैं कि चलो ये कर देते हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल ने काम किया है। पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन मिनिमल है। To regard them as binding edicts would disrupt fiscal federalism. अब प्रश्न ये भी उठता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर कहा कि ये सिर्फ रिकमेंडरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस को अगर हम बाइंडिंग रखें, अगर वो फाइनल रहें, राइट, तो जो फिस्कल फेडरलिज्म है ये डिसरप्ट हो जाएगा। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो फिस्कल को लेकर, जो फिस्कल सिस्टम है उसको लेकर जो फेडरलिज्म है, ये डिसरप्ट हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। To now regard the GST Council's decisions as just recommendatory in nature will undermine the current fiscal order which was painstakingly created across government. अब जो ये पूरी सिस्टम की है, अब इसको recommendatory अगर आप कह देंगे या फिर कर देंगे तो पूरी ये सिस्टम जो की है ये तहस महस हो जाएगी। और यू नो इट्स मीन्स कितना वक्त लगा ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, और अब ये रेकमेंडरी हो जाएगी तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तनाव जो है वो खींचते ही, मीन्स अब स्टेट जो है वो भी चेरी पिकिंग करने लगेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी एक ड्रैग हमें फील हो सकता है। अब ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? जनवरी 2020 की बात है, राइट। गुजरात हाई कोर्ट का ये केस है। जो कंपनीज कोल इंपोर्ट करती हैं, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो, या फिर जीएसटी आर्किटेक्चर के तहत उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, तो इन्होंने इसको चैलेंज किया और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया। फिर ये मैटर पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने जो फाइनल डिसीजन दिया, वी नो व्हाट इट इज़। This argument was rejected by the apex court, thereby overturning the well-established hierarchy of decision-making in GST. If the GST Council's decisions are not binding, it opens the door to states cherry-picking. अब states जो है ना वो कहेंगे नहीं नहीं ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसमें ये चीज़ आप ऐड कर दीजिए। अब पूरा स्ट्रक्चर जो है अभी तक जैसे काम कर रहा था, अब ये डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से सोचने की ज़रूरत है, राइट। स्टेट्स ने अपना जो एक पावर था टैक्स करने का वो सब्ज्यूम किया, यानी कि ये गिव अप किया, इसको छोड़ दिया, त्याग किया इसका, कि चलो एक देश एक मार्केट बना रहे हैं, इससे हमारा फ़ायदा होगा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपने पावर्स जो हैं उनका भी बलिदान दिया, और अब आप उनको रेकमेंडरी बनाएंगे तो इट विल क्रिएट इश्यूज़। तो आई होप कि सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी और एक इससे बड़ी बेंच जो है वो इस पर एक प्रॉपर डिसीजन ले, क्योंकि जीएसटी काउंसिल अभी तक हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिया प्रिवलेंस। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट। अब आप सोचेंगे कि यार ये इतने सारे भाषण कैसे सह पाए सर, तो बहुत सारी बातें कर रहे। द थिंग इज़ के दिस इज़ अ रियलिटी, राइट। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर थोड़ा ये मायोपिया से दूर जा रहा हूँ, लेकिन आपके तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट टिप आप इसको कह सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुबह जल्दी उठ जाइए, राइट। आई वुड से कि रात को जल्दी सो जाइए, आप ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठ पाएंगे। एंड रात को आप जल्दी क्यों नहीं सो पा रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमारा जो स्मार्टफोन है इसको लेकर हम हमारे बिस्तर में जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा सोचते हैं कि ये वाला वीडियो मैं रात को देख लूँगा, ये वाला आर्टिकल मैं बाद में पढ़ लूँगा। नहीं, डोंट डू दैट थिंग, राइट। छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ना भी सीखिए, थोड़ा ये भी साहस है। सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में भागेंगे तो इट विल नॉट हेल्प। कुछ आर्टिकल्स, कुछ वीडियोज़ ना देख पाए तो इट्स ओके, थोड़े दिनों के लिए नहीं देख पाएंगे, लेकिन
इट्स अ लॉन्ग रेस, रिमेंबर, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी। तो रात को जल्दी सो जाइए। ट्राई टू कीप योर स्मार्टफोन अवे फ्रॉम यू आफ्टर लेट्स से 8 PM, रात के 8 बजे के बाद। टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। किताबें पढ़नी है पढ़िए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनसे हो सके, और जिनको करना है ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। यू विल फाइंड अ चेंज। अब बात करते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि हमारी जो नज़दीक की जो एक दृष्टि है ना, वो धीरे धीरे, हमारी आंखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और हर साल लाखों ऐसे बच्चे हैं दुनिया भर में जिनको ये शॉर्ट साइटेड या फिर मायोपिया की बीमारी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट ये है कि 2010 में, पे अटेंशन यार, 2 बिलियन पीपल हैड मायोपिया, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो 2010 में थी, तो उसके लगभग क्वार्टर पॉपुलेशन, 25% पॉपुलेशन को ये मायोपिया की बीमारी थी। 2030 में यह आंकड़ा 3.3 बिलियन होने वाला है, नो डाउट। स्मार्टफोन, बहुत सारे टैबलेट्स, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें अब हमारे इर्द गिर्द बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हैं। हर जगह पर स्क्रीन, हर जगह पर ये सारी चीज़ें हैं। और ईस्ट एशिया और पैसिफिक में इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी इसका आंकड़ा नहीं है, दैट मीन्स अभी नहीं है इन द सेंस कि इतना ज़्यादा नहीं है, ये ट्रेंड अभी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हुई है। तो वी हैव टाइम, हमारे पास समय है कि हम हमारी यंगस्टर्स को बचा सकें। मायोपिया है ना, ये जनरली बच्चों को होता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की साइज़ चेंज होती है, लेकिन आपके जो आईबॉल हैं, तो उसकी जो लेंथ है और जो इसका जो पावर होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करने का, तो ये बॉडी के ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं होता है। और इसकी वजह से हमारा विजन जो है वो ब्लरी हो जाता है। स्पेक्टिकल के मदद से आप इस प्रॉब्लम को, ब्लरी विजन को सॉल्व करें, बट स्पेक्टिकल इज जस्ट ट्रीटिंग सिम्टम्स। सिम्टम्स जो हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कॉज क्या है इसका? कॉज इसका जो मेन मीन्स मायोपिया हाई होने का जो मेन कॉज हैं, उसके पीछे रीज़न है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक जेनेटिक फैक्टर्स। अब ज़्यादा मीन्स मायोपिया को अगर इग्नोर किया जाए तो ये हाई मायोपिया भी हो सकता है, और उसके बाद हमारा जो विजन है वो हमेशा हमेशा के लिए हम खो सकते हैं, हम अंधे हो सकते हैं। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप थोड़ा बहुत आउटडोर जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। इट्स नॉट बैड, रिमेंबर। मायोपिया और ये सारी चीज़ें नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत सनलाइट लेते हैं तो। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्थी बैलेंस होना चाहिए डिस्टेंस एंड नियर वर्क का। नियर वर्क यानी कि ये जो टेलीविज़न देखना, बहुत ज़्यादा किताबें, फ़ोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों को नियर वर्क की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। और जो अर्बन एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे हैं तो ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, राइट, बाहर निकल नहीं सकते। अब वो बड़ी बड़ी सड़कें और वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो घर में ही खेलते रहेंगे। अब फ्लैट्स में लोग रहने लगे हैं। चलो, अब अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे लग्जरियस फ्लैट जो हैं तो वहाँ पर ये खेलने कूदने की सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन सारे फ्लैट्स जो हैं वो लग्जरियस नहीं हैं, और हर कोई लग्जरियस फ्लैट्स में नहीं जीता है, तो हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो आउटडोर एक्सपोजर जो है वो कंपेयर जो था उससे काफ़ी कम है, खास करके अर्बन एरिया में। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये भी है कि रूरल एरिया के बच्चों में इतना ज़्यादा मायोपिया नहीं है, क्योंकि वो खेतों में जाना, बाहर खेलना, ये सारी चीज़ें उनमें ज़्यादा है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये इंडोर हम ज़्यादा रहें और नियर वर्क जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, नेटफ्लिक्स, ये वो एक्सेट्रा देखना, सीरीज़ देखना एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मायोपिया का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और यही इसका एक सॉल्यूशन है, राइट, एक बैलेंस रखना। बच्चे जो हैं तो बच्चों को आउटडोर भेजना, वो थोड़ा बहुत खेले कूदे, ये हम सब के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, राइट, उनके ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि बच्चे जितने बीमार रहेंगे तो आप जितने भी पैसे कमाए, यू हैव टू स्पेंड इट ऑन देयर हेल्थ। और पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उनकी हेल्थ, राइट, वो बीमार ही रहेंगे तो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है जीवन की वो भी कम हो जाएगी। तो मायोपिया जो है वो 2050 तक हमारे देश में भी काफ़ी बढ़ जाएगा, और बढ़ता ही जाएगा अगर हम इसको अभी से हैंडल ना करें तो। दवाइयों से, फिर स्पेक्टिकल से, कॉन्टैक्ट लेंसेज से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि
ये सारी चीज़ें सिम्टम्स को डील करती हैं, जो डिजीज़ है उसको डील करने के लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज आउटडोर्स और ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। और स्कूल के टीचर्स जो हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेन किया जा सकता है, जो बच्चों को एक बार चेक कर ले, राइट, मायोपिक चिल्ड्रन को चेक कर ले, और अगर ज़रूर पड़े तो उनको आई डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल्स के पास भेजा जा सकता है। एंड वी हैव टू रिमेंबर एक सोशल स्टिग्मा, जो भी बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, राइट, तो उनको चश्मिश, ये वो सारी चीज़ें बुलाना, ये सारी चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। और इसमें पेरेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा आपको किसी के साथ नहीं करना है, राइट। हैदराबाद एनकाउंटर केस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। जस्टिस वी.एस. सिरपुरकार कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 10 हैदराबाद के पुलिस वालों ने ये जो 4 आरोपी थे, अब इन्होंने 2019 का ये जो केस था नवंबर का, उसमें एक जो वेटेरिनेरियन है, एक यंग लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। जो निर्भया केस हुआ था ना, उसी प्रकार का ये केस था हैदराबाद का 2019 में, शायद आपको याद आ गया होगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ये चारों जो लोग थे, चारों आरोपी जो थे, उनका एनकाउंटर कर दिया। और बहुत सारी जगहों पर ढोल नगारे बजे और लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हुए कि इंस्टेंट इस प्रकार से पुलिस ने एक्शन ली। लेकिन जो जज वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया ना, जो जज साहब का टॉपिक, कि कैसे उन्होंने अपना मीन्स जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, सिद्धार्थ मलिक जज साहब, और उनका जो एक पर्सनल ओपिनियन था उसको भी साइड में रखते हुए उन्होंने एक डिसीजन जो है वो डिलीवर किया। तो ऐसे रेप के केसेस, मर्डर के केसेस जब भी होते हैं तो सेंटिमेंट तो यही होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी यही विचार आता है कि इनका तो एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, ऐसा विचार आता है, ऐसे इमोशंस पैदा होते हैं। लेकिन क्या एनकाउंटर राइट तरीका है? द आंसर इज नो। हमारे देश में हमने देखा है कि कैसे पहले जो रक्षक थे ना, वही हमारे भक्षक बन गए। जो राजा महाराजा के टाइम पर जो लोग सिक्योरिटी और पुलिसिंग का काम करते थे, उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई थी कि वो एक साधारण व्यक्ति जो हैं उनसे भी, उनका भी शोषण करने लगे। ब्रिटिश राज में भी ऐसा ही हुआ था। जो पुलिस वाले और जो लोग जो हैं जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, वो वही लोग जो हैं वो हम सबका या फिर हमारे पूर्वजों का शोषण करते थे, देश का शोषण करते थे। आज फिर ऐसा ही होगा कि अगर आप पुलिस वाले इसी प्रकार से क्राइम करने लगे और फिर हम उनको इतने बड़े हीरोज़ बना दें कि वो सारी चीज़ों को बाईपास करके ऐसे छोटे या फिर बड़े क्राइम में, अगर वो छोटे क्राइम में वो लाठी मारने लगे और बड़े क्राइम में गोली मारने लगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी गलती नहीं होगी तो भी, अगर लेट्स से आप रोड पर जा रहे हैं और कहीं पर कमिश्नर की कार आ रही है और आपकी कार उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपका एनकाउंटर कर देंगे, उस टाइम पर क्या होगा? तो ऐसी अराजकता हमें नहीं चाहिए, राइट। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। सेंटिमेंट्स लोगों के जो भी हो सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं मानता हूं कि कोर्ट्स जो हैं उनकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ों की डिमांड होती है। स्वीडन, फिनलैंड ऐसे देशों में लोगों के सेंटिमेंट्स इस प्रकार के नहीं, उनको पता है कि आज के 1 साल के अंदर जो व्यक्ति है उसको सज़ा मिल जाएगी, 2 साल के अंदर मिल जाएगी। हमारे देश की तरह 20-25 साल, 2 दशक, 3 दशक तक केस नहीं चलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द प्रोसेस, राइट। आप जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार के सेंटिमेंट्स चले जाएंगे, और फिर जो पुलिस वाले एनकाउंटर करेंगे दे विल नॉट बी आवर हीरो। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, वो हमारे हीरो होने चाहिए। हकीकत में न्याय की मदद तो वो कर रहे हैं, हकीकत में इस सिस्टम को सपोर्ट वो कर रहे हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी भी पार्शियलिटी के बिना, इम्पार्शियल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल अपॉइंट किए, उसका ये 387 पेज का जो रिपोर्ट है वो क्रिटिसाइज़ करता है कि ये सीन ऑफ क्राइम पर ले जाया गया इन 4 लोगों को और फिर वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई, राइट। ये मार दिया गया उनको और एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश एक्सेट्रा। और 1997 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। 2014 की बात करें तो वहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, अगेन इसका प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने ही कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसने 140 लोगों का एनकाउंटर किया 2017 से लेकर 2021 के बीच में।
और 2015 में भी ऐसा हुआ था कि एक ट्राइबल लड़की जो है, माइनर लड़की जो है, राइट, तो इसकी हत्या कर दी थी दो पुलिस वालों ने। लेकिन उसको फाइनली कोर्ट को छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस, जिनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोर्ट के पास इतना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। कोर्ट को पता था कि इसी व्यक्ति ने, जो शोभना कोस्ते जज जो थे, सेशंस जज, उन्होंने कहा कि देयर वाज एम्पल सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एक्यूज्ड, कि ये जो दो पुलिस वाले हैं ना, उन्होंने ही ये मर्डर किया है, इसका पूरा एक शक है। लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से क्या होगा, उनको छोड़ देना पड़ा। तो यही चीज़ हुई। तो वी डोंट वांट टू सी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को फॉलो करनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हर कोई अपनी अपनी प्रोसेस बना ले, तो फिर उसका रूल का मतलब ही क्या होगा। तो बिग पिक्चर यही है, और हकीकत तो यही है, जैसे मैंने बताया कि जितनी फास्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी, स्टेप 1 2 3 4 5, उतना ही अच्छा होगा पूरे देश के लिए और समाज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रियलिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है, अभी आई थिंक कपल ऑफ वीक्स पहले की ये बात है, 108 ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपके, जिसमें बड़े बड़े नाम आ गए, राइट। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर, जिनको सुपर कॉप कहा जाता है, जूलियो रिबेरो साहब, कई बार मैंने उनकी किताब का नाम भी लिया है। तो उन्होंने, उनके अलावा बहुत बड़े बड़े जो फेमस आईएएस ऑफिसर्स हैं और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ऐसे 108 ब्यूरोक्रेट्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में, मीन्स एक पत्र है और इसमें 108 लोगों ने साइन की, यानी कि वो इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे देश में ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये जो अत्याचार हैं या फिर वायोलेंस जो है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। फिर हमारे देश में करप्शन कितना है, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, राइट। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसके बारे में सोचिएगा। कुछ पॉइंट्स जो है ना, वो आप खुद ढूंढ पाएंगे। तो करप्शन, ब्लैक मनी, दूसरे कौन से इविल्स है, पॉल्यूशन, राइट। पॉल्यूशन जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो मैन मेड। रूल्स हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी इसको बाईपास किया जा रहा है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। फिर कुछ खास प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं, जिसमें जो रक्षक हैं उसकी भी मिली भगत होती है। हमारी जो फैमिली वैल्यूज़, जो फैमिली एक साथ रहते थे, अब उसमें भी दरारें आने लगी हैं, राइट। देन वी हैव रायोट्स, ऑफ कोर्स, ये होने लगे हैं, एंड देन एनवायरनमेंट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इज़न्ट इट। अब बाकी की चीज़ें आप इसके साथ जोड़ लीजिएगा। ये बड़े बड़े कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें लिखी हैं और हमारे देश में रियलिटी में क्या हो रहा है। बी आर अम्बेडकर साहब का एक बहुत ही फेमस कोट आप कह सकते हैं, या फिर उनको कोट करते हुए मैं बताना चाहूँगा, ये लाइन उनकी है। इट इज़ ए ट्राइट सेइंग दैट ए कंट्री कैन हैव ओनली द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। ये एक घिसी पिटी बात है, अम्बेडकर साहब ने ही ये शब्द, ट्राइट का मतलब है घिसी पिटी बात, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये घिसी पिटी बात है कि एक देश को वैसी ही सरकार मिलती है जो वो देश डिज़र्व करता है, यानी कि जैसे उस देश के लोग, जैसा उनका बिहेवियर, जैसी उनकी नॉलेज, जैसी उनकी जन चेतना, वैसी ही सरकार उस देश में आपको देखने को मिलेगी। और ये बात हकीकत है। 25 नवंबर 1949, आपकी स्क्रीन पर ये जो चेहरा है, शायद आपने उनको देखा ना हो, इनका नाम है महावीर त्यागी। और ये उस समय की जो कांग्रेस, मीन्स कांग्रेस पार्टी तो आज भी है, लेकिन उस टाइम की कांग्रेस अलग थी, आज की अलग है, राइट। फॉरगेट अबाउट दिस सीनियर कांग्रेस लीडर, वो थे, लेकिन हम यहाँ पर कांग्रेस को प्रमोट करने की कोई बात नहीं कर रहे, राइट। कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात है, महावीर त्यागी। और उन्होंने जो एक बात बताई है, इसका जो डीप मीनिंग है, इट इज़ अमेजिंग, विल टॉक अबाउट इट। उनको 4 मिनट दी गई थी कि वो 4 मिनट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर सके, और उन्होंने कहा कि उनके जीवन की, उनके अतीत, उनके वर्तमान और उनके भविष्य की अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई समय रहा, तो ये 4 मिनट थे। उनको वो सबसे प्रीसियस मानते थे।
इट वुड बी वेरी रेलेवेंट टू एवरी पॉलिटिशियन व्हाट ही सेड। ये सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एमपीज़ हैं या फिर जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी हमारे सरपंच हैं, जितने लेवल पर जो जो पॉलिटिशियंस हैं, सभी पॉलिटिशियन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर और जो भी ऑफिसर्स हैं, राइट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एक्सेट्रा, सारे के सारे गवर्नमेंट मशीनरी के जितने भी लोग हैं, सभी को ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति तो मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया भी है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दें, तो वो ये है। उन्होंने कहा कि उनको एक जो डर है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पर जो बनाया गया, तो उसकी वजह से एक और चीज़ पैदा होगी, कि इसका बाई प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत ही डेंजरस होगा, जो दुनिया के अलग अलग देशों की डेमोक्रेसी में ये चीज़ हमें देखने को मिली है, एंड दैट इज़ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स जो है ना, ये अब प्रोफेशन बन चुका है। पावर, पर्क, प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ों के लिए लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? एक जनरल परसेप्शन क्या है, आपने क्या देखा है? आप हमेशा देखेंगे कि पावर के लिए लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं जनरली, और ज़्यादातर लोग, कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस भी हैं, लेकिन हमारे देश की हकीकत ये है, ये कड़वा सत्य है कि ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं वो पावर के लिए जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर एक बार पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन कर लिया, लेट्स से कि आपके पास 5 करोड़ की संपत्ति है और आप एमएलए बन जाते हैं, तो 5 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप 50 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा के मालिक होंगे। दुनिया में कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो इतने कम समय में आपको इतना बड़ा या फिर इतने ज़्यादा पैसे कमा कर देता है। तो पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ों के लिए लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और ये एक हकीकत है। महावीर त्यागी साहब ने ये कहा, और उनके साथ साथ दूसरे जो लोग थे हमारे देश के उस समय के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उनकी आशा अपेक्षा यही थी कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो पॉलिटिक्स में आए। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तो अलग अलग प्रोफेशनल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो प्रोफेशन ना बने। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से आप डॉक्टर हैं, तो आप अपना जो डॉक्टर, एज ए डॉक्टर जो आपकी प्रैक्टिस है वो तो कंटिन्यू रखेंगे ही। आपका जो आपको पैसे जो कमाएंगे वो आपके प्रोफेशन से ही कमाएंगे। पॉलिटिक्स तो आप देश की मदद करने के लिए, सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सपना था महावीर त्यागी, और उस टाइम पर हम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका ये सपना था। आज एक्सेप्शन से पार्ट, कुछ लोगों को अगर साइड में रख दें, तो जैसे हमने बात की कि पावर, पर्क और प्रिविलेजेस की वजह से सारी चीज़ें, मीन्स उनको दूसरा कोई प्रोफेशन ही नहीं होता है, वो एक ही काम करते हैं, दैट इज़ पॉलिटिक्स, और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। उन्होंने ये भी जो चीज़ बताई, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई है, लेकिन एक सुप्रीम प्रोविज़न, एक ऐसा सेफ गार्ड हम रख सकते हैं जिससे हम पूरी सिस्टम को बचा सके। और उन्होंने ये कहा कि notwithstanding anything contained in the Constitution, no citizen of India shall draw for his personal use, either from public exchequer or from private enterprise, a pay, profit or allowance which exceeds the earnings of an average wage earner. बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात बताई है। अगेन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल ड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज आइदर फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, अगर आपकी गवर्नमेंट में से सैलरी आ रही है या फिर आप किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी, अगर आप बिजनेसमैन हैं लेट्स से, तो आपका प्रॉफिट या फिर जो भी आपको अलाउंस दिए जा रहे हैं, तो ये एक रकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये रकम क्या है, ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट ये है कि हमारे देश का जो एवरेज वेज अर्नर है ना, उसको जो सैलरी मिल रही है, लेट्स से कि अगर हमारे देश में एक एवरेज मजदूरी काम करने वाला व्यक्ति जो है उसकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है,
तो फिर प्राइम मिनिस्टर की सैलरी भी इतनी ही होनी चाहिए, मुकेश अंबानी की सैलरी भी, उनका प्रॉफिट भले ही कंपनी का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अलाउंसेस उनको 15,000 के ही मिलने चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिस्टम हम करते हैं कि जो एवरेज वेज अर्नर हैं उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, ऐसा अगर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स और उन सारी चीज़ों को छोड़ देते। लेकिन अब 75 ईयर्स से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और अब ये सारे लोग जो हैं वो उनकी जो जो स्किन है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। अब तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन उस टाइम पर शायद अगर हमने किया होता, क्योंकि उस टाइम पर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको नहीं पता था कि इतने सालों के बाद चीज़ें जो हैं वो इतनी गलत दिशा में चली जाएगी। तो अब जो जो गलत चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये हो रहा, राइट हो रहा, ये वो एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिस आशा से लिखा गया, जिस विजन से लिखा गया, और आज क्या हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव ही चल रही है हमारे देश में, देश ने काफ़ी तरक्की भी की है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी हमें तो एलिमिनेट करनी है और देश को और ज़्यादा अच्छा बनाना है और ज़्यादा एक्सीलेंट बनाना है। तो अब आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, ठीक है। कैन इंडिया टर्न Quad into an instrument to realize its significant potential as technological power? इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। बाय द वे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सीरीज़ हैं, जो थंबनेल है उसमें आपको एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस देखने को मिलता है, राइट, जिसमें मेरा फोटो है, दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल। और नाम देखेंगे तो द हिंदू एनालिसिस हैं, राइट, और आर्टिकल्स जो हैं वो तो अलग अलग न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल इसमें है। स्टार्टिंग जो हमने की ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड रियलिटी वाला आर्टिकल, तो ये पायोनियर का एक आर्टिकल था, उसका एक एग्जर्प्ट है। वो वैसे वो बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसमें जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगी वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो वाई इज़ दिस, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि एक वक्त था जब लोग जो है ना वो सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर को ही इम्पोर्टेंस, 2012 और 13 के टाइम के जो टॉपर्स थे वो यही कहते थे कि द हिंदू को रिलीजियसली पढ़िए। रिलीजियसली का मतलब वो नहीं समझाते थे, वो कहते थे कि द हिंदू न्यूज़पेपर को रिलीजियसली पढ़िए और आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज मीन्स तब से अगर आप देखें, फिर 2013 में पैटर्न चेंज हुई, आई थिंक 2012 या फिर 11 में या ऐसा कुछ था, बट एनीवे पैटर्न चेंज हुई 2013 के आसपास, ये GS 1 2 3 4 आ गए। और फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो आपके सिलेबस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राइट, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माई ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पर रिलाय होना एक फेलियर की स्ट्रेटजी है। अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर के अच्छे आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे तो फिर आपके पास, क्योंकि एक न्यूज़पेपर है वो लिमिटेड चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेगा, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर में से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये वाला जो टॉपिक है, कैन इंडिया टर्न क्वाड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एज टेक्नोलॉजिकल पावर, ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही एक एक्सपर्ट हैं सी राजा मोहन, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और इस प्रकार के जो भी समिट्स होते हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं फॉरेन अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई, तो उनके एक्सपर्ट हैं, तो उनसे अच्छा आर्टिकल आपको दूसरे न्यूज़पेपर्स में मिलना नियरली मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मिलेगा ही नहीं, लेकिन मुश्किल है। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है, तो दैट्स द रीज़न, राइट, दैट्स द रीज़न के नाम में क्या रखा है, मैंने कमेंट में भी लिखा है कि डोंट गो विद द नेम, गो विद द कंटेंट दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है। ओके, अब ये क्या कह रहा है ये टॉपिक, ये इसका टाइटल ही समझ लीजिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी आराम से समझ में आ जाएगी। कैन इंडिया टर्न क्वाड, क्या भारत जो है वो क्वाड को, भारत का जो टेक्नोलॉजिकल पावर है, उसका पोटेंशियल जो है हमारे देश का, उसको अचीव करने में क्या क्वाड हमारी मदद कर सकता है?
क्या क्वाड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल पावर को अचीव करने में। क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर उनके फ्लैग्स हैं। एक है यूएसए, ये वाला फ्लैग किसका है? ये जापान का फ्लैग है, राइट। ऑफ कोर्स ये हमारे देश का फ्लैग है, और ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, ये याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो। ये 4 देश जो हैं ये क्वाड के मेंबर्स हैं। जो बाइडेन साहब की पहली एशिया की विजिट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी से स्टार्ट हुई। उन्होंने साउथ कोरिया से स्टार्टिंग की, और ये अपने आप में ये चीज़ दिखाता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में टेक्नोलॉजी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इज़न्ट इट। उन्होंने सैमसंग के प्लांट को विजिट किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, शुभ शुरुआत है, ऑस्पिशियस स्टार्ट है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो चिप्स यहाँ पर बनती हैं ये वो मसाला चिप्स नहीं है, दिस इज सेमीकंडक्टर चिप्स, राइट। तो ये जो सैमसंग प्लांट में जो ये चिप्स बनती है सेमीकंडक्टर चिप्स, तो ये चिप्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि ह्यूमैनिटी के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के नेक्स्ट एरा में, नए युग, जो नया युग अभी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है, या फिर हम उस युग की तरफ जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, 5G और दूसरी सारी चीज़ें होगी, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करेगा, तो दैट इज़ दिस सेमीकंडक्टर चिप्स। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमारी सप्लाई चेन जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और हमें उन देशों से ज़्यादा सामान खरीदना चाहिए जो हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिनसे हमारी सप्लाई चेन और मजबूत हो सकती हैं। और उन सारे देशों को हमें थोड़ा इग्नोर कर देना चाहिए जो हमारे साथ कॉमन वैल्यूज़ शेयर नहीं करते हैं। तो किन की बात कर रहे हैं? वो चाइना और रशिया की, राइट। प्रीडोमिनेंटली चाइना और रशिया जैसे देशों की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब, या फिर हमारा देश जो है, भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पीएम मोदी साहब जो हैं वो भी क्वाड समिट में मौजूद थे। और भारत की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। ये जो क्वाड की समिट हो रही है और जो टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया जा रहा है, दिस इटसेल्फ इट मींस बाइडेन साहब जो हैं उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई हो, एशिया की उनकी यात्रा जो है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के टेक्नोलॉजी को लेकर यूएसए या फिर क्वाड जो है वो काफ़ी सीरियस है। भारत जो है ये क्वाड पार्टनर्स का इस्तेमाल करेगा इन द सेंस, इन अ पॉजिटिव है, राइट, कि स्पेस टेक्नोलॉजी में मेरीटाइम रिसोर्सेज हम कंबाइन करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का, उसमें जो इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हम स्पेस और मेरीटाइम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। द पॉसिबिलिटीज ऑफ पुलिंग इंडियाज technological resources with its Quad partners to promote peace and prosperity across the Indo-Pacific are immense. भारत जो है ये क्वाड मेंबर्स के साथ मिलकर पीस और प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में स्प्रेड कर सकता है। और हमने देखा कैसे शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को पूरा सपोर्ट दिया, तो ये वॉशिंगटन के लिए, यूएसए के लिए एक प्रकार से एक पुल फैक्टर हो चुका है, पुश फैक्टर हो चुका है, प्रिसाइसली पुल नहीं लेकिन एक पुश फैक्टर हो चुका है कि इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव जो है वो अब यूएसए को उठाना ही पड़ रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो एक दूसरे के टीममेट्स, टैग टीम मेंबर्स बन चुके हैं। It is the USA and the West that are defending the sovereignty of the states in Europe and Asia. यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो मिलकर यूरोप और एशिया के देशों की सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुत्ता की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया और चाइना जैसे देश जो हैं वो दूसरे देशों की टेरिटरीज को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, और चाइना की बात करें तो तिब्बत देख लीजिए, भारत देख लीजिए, और दूसरे बहुत सारे देशों के साथ इस प्रकार का मिसबिहेवियर वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ताइवान। अब यूक्रेन के साथ जो रशिया ने किया, अगर चाइना ऐसा कोई आक्रमण ताइवान पर करे तो यूएसए ने यह कहा है कि यूएसए चुप नहीं बैठेगा। और जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव तरीके से वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड्स में बिहेव कर रहा है, ताइवान में बिहेव कर रहा है, तो जापान और साउथ कोरिया ये दोनों देश जो है वो मिलकर अपनी नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, यूएसए के साथ उनकी पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और इस पूरे रीजनल एरिया में, ये जो रीजन है, सॉरी नॉट रीजनल एरिया, रीजन जो है पूरा, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश जो है ये दोनों देश कर रहे हैं। ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस एंड इट्स नॉर्थ ईस्ट एशियन एलाइज इज इमर्जिंग एज अ मेजर पिलर
ऑफ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए यूएसए और यूएसए का जो नॉर्थ ईस्ट है दैट इज जापान, क्योंकि बीच में आ जाता है पैसिफिक ओशन, तो ये रहा लेट्स से यूएसए, ये यूएसए है, तो यहाँ पर उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएं तो साउथ कोरिया, जापान, ये सारे देश आते हैं। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब रही बात भारत की, तो भारत की जो एक क्षमता है टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी अच्छी है। भारत के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एज वी ऑल नो। और यूएसए क्या चाहता है, यूएसए चाहता है कि भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी एज फार एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इज कंसर्न, तो इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और 2+2 डायलॉग जब हुआ था तो उसमें टेक्नो मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात की थी। एंड आई एम श्योर बाइडन साहब और मोदी साहब के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें भी ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, डिफेंस और सिक्योरिटी की बातचीत होगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को भी लॉन्च किया गया, राइट। और ये जो IPEF हैं, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। विल टॉक अबाउट इट एज वेल इन डिटेल। तो ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, तो ये किस चीज़ के लिए है? ये सारे देशों के लिए फेयर ट्रेड, डिजिटल कॉमर्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों को कवर करता है। ये भारत को एशिया के दूसरे देशों के साथ री एंगेज होने का एक मौका देता है। एज वी नो के RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में से भारत जो है वो निकल गया था, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है और चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड जो है दोनों देशों का, तो उसमें अगर देखें तो ये हेविली चाइना की तरफ डिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट, टिल्टेड है, राइट। कि अगर हम चाइना और भारत के व्यापार की बात करें, लेट्स से कि $100 बिलियन का व्यापार है दोनों देशों के बीच में, तो 70-80 बिलियन डॉलर की चीज़ें हम चाइना से मंगवाते हैं, वो हमसे कुछ $30 बिलियन की चीज़ें ही खरीदता है। तो ये जो 15 देश हैं ये RCEP के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हैं, देन यू हैव जापान एंड आसियान के 10 देश हैं, देन यू हैव चाइना एंड यू नो दिस कंट्रीज, साउथ कोरिया। तो भारत ने इस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन IPEF जो हैं इसको ज्वाइन करके भारत जो है वो इनमें से कुछ देश, सभी नहीं लेकिन कुछ देशों के साथ फिर से नए ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो कर सकता है। अब रही बात क्वाड की, कि क्वाड के बारे में कई बार आपको ये प्रश्न होता होगा कि ये क्वाड जो है क्या ये जेन्युइनली काम कर रहा है या नहीं। तो दो चीज़ें हैं। लेट्स से अगर ये जो IPEF है, नंबर 1, अगर ये टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मजबूत करने में सक्सेसफुल होता है, और ये जो ऑकस है नंबर 2, अगर ये टेक्नोलॉजी और मिलिट्री अलायंस क्रिएट कर सकता है, राइट, तो हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जो है ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप बन चुका है। आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर ये दो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाए, IPF किसके लिए, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए, और ऑकस जो है वो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए, अगर ये दोनों चीज़ें सक्सेस हो जाए तो हम कह सकते हैं कि क्वाड ने रिजल्ट्स पैदा करना स्टार्ट कर दिया है। टोक्यो समिट जो हुई थी, मीन्स अभी जो टोक्यो समिट हुई है और इससे पहले की जो मीटिंग हुई थी दैट वाज इन वॉशिंगटन, तो उस टाइम पर तय किया था कि वैक्सीन प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्वाड के मेंबर्स जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। और आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि फार्मास्यूटिकल की बात करें, वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, तो भारत में वैक्सीन प्रोड्यूस की जाएगी, जापान और USA जो हैं वो पैसे और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी लॉजिस्टिक्स एक्सपर्टीज़ हमारे साथ तो शेयर करेगा, और इंडिया प्रोडक्शन करेगा। तो दुनिया के बहुत सारे देशों तक ये 4 देश जो हैं वो मिलकर वैक्सीन को पहुंचा सकते हैं। और तो दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि इस प्रकार की चीज़ है। तो ये क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस में भी इसी प्रकार के प्लान्स हैं। While the ambition is impressive, the Quad needs to demonstrate effective implementation and tangible benefits to the Indo-Pacific states. एम्बिशन अच्छे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, आपके लक्ष्य ही इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य तो फेलियर और विनर दोनों के सेम होते हैं, लेकिन आपके जो एक्शन है दैट विल डिटरमाइन। तो अब कितनी एक्शन लेते हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच। रही बात साउथ कोरिया के सेमीकंडक्टर प्लांट की, तो बाइडन साहब ने कहा कि सैमसंग जो है ये दुनिया की 3 कंपनीज में से एक कंपनी है जो एडवांस चिप्स बनाती हैं, और सैमसंग ने $17 बिलियन
इन्वेस्ट करने की बात बताई है यूएसए टेक्सास यूएसए में। और सेमीकंडक्टर में यूएसए यूज्ड टू डोमिनेट, अब फिर से वो डोमिनेट करना चाहेगा, फिर से वो रिवाइटलाइज करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट करेगा और ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाउ टू टेक साइड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। हाल ही में क्या हुआ कि रशिया और चाइना की जो एयरफोर्स हैं उन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की। कहाँ पर? जापान की जो एयर स्पेस है उसके बहुत ही नज़दीक पर। और एक तरफ जापान में क्वाड की समिट चल रही थी और जापान को अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको स्क्रैम्बल करना पड़ा। स्क्रैम्बल का मतलब ये है कि जापान को अपने फाइटर जेट्स को छोड़ना पड़ा। और इट्स लाइक कि मान लीजिए कि आपकी ये एयर स्पेस है, तो यहाँ पर कोई प्लेन उड़ रहे हैं फाइटर जेट्स, तो आप भी अपने फाइटर जेट्स को यहाँ पर सेंड करेंगे कि देखिए हम भी यहाँ पर हैं, हमें पता है कि आप यहाँ पर हैं, इट्स लाइक दैट। तो ये स्क्रैम्बल किए। अब दूसरी एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि क्वाड की समिट यहाँ पर चल रही है और एयर स्पेस के नज़दीक चाइना और रशिया एक मिलिट्री एक्सरसाइज करे। दैट मीन्स कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा देश इंडिया, ये 4 देश मिल रहे हैं और ये 4 देश के जो इम्पोर्टेंट नेता हैं वो यहाँ पर हैं और आप अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो बॉर्डर पर कर रहे हैं, बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो ये भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, यूएसए के लिए हो, जापान के लिए हो, लेकिन यहाँ पर भारत भी था। रशिया को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था। रशिया ने जब से इन्वेजन किया है यूक्रेन पर, उसके बाद ये पहली एक ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज थी और ये इस चीज़ को दिखाता है कि चाइना और रशिया के बीच में जो कन्वर्जेंस यानी कि जो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर कन्वर्ज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ख़ास करके इन दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कन्वर्जेंस जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो चीज़ रशिया से हमें देखने को मिलती है वो ये है कि रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई शोइगु, उन्होंने कहा कि उनका देश ये मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में तब तक जारी रखेगा जब तक उनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स उनको मिल नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि अभी मॉस्को जो है वो किसी भी मूड में नहीं है। ये वॉर जो है बेसिकली ये चलता ही जाएगा, राइट, इट विल कंटिन्यू। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मीन्स एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक लंबे समय तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल सकता है। तो इसकी भी तैयारी जो है वो हमें और पूरी दुनिया को रखनी चाहिए। ये दोनों डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। ये दोनों देशों को चाहिए क्या? नंबर 1, इनको जो वेस्टर्न हेजीमोनी है उसके खिलाफ एक प्रकार की हेजीमोनी यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड की एक प्रकार की जो दादागिरी है, तो उसके खिलाफ लड़ने की एक बात ये दोनों देश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये दोनों देश इंटरनेशनल रूल्स को अपने हिसाब से लिखना भी चाहते हैं। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके एक लंबे समय से उनका एक सपना है या फिर वो एक लंबे समय से इस चीज़ को हासिल करना। उन्होंने कहा है कि ये जो सोवियत यूनियन जब गिर गया 1991 में, जब ये बिखर गया, तो ये एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी और वो ये चाहते हैं कि फिर से वो सोवियत यूनियन वाला एरा जो है वो फिर से आए, फिर से ये जो रशिया हैं तो वो उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां पर यूएसएसआर था कि इतना बड़ा क्षेत्र और बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे होना, ये एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहता है। तो ये एक सपना लेकर लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग की बात करें तो वहाँ की सरकार जो है, चाइना की सरकार, वो कहती है कि बीच के जो 100 साल रहे ना उसमें चाइना का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन किया गया। अलग अलग ताकतों ने आकर चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल भी किया, हमें परेशान किया, हमें दुख पहुंचाया, ये सारी चीज़ें। अब हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होने देंगे। और एक वक्त था जब मिडिल किंगडम, जैसे हमारे देश में कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया था भारत, वैसे ही चाइना कहता है कि मिडिल किंगडम वाला जो एरा था, तो उस टाइम पर हम अपने पीक पर थे और क्या हासिल नहीं कर सकता चाइना एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें वापस वो लेकर आना चाहते हैं।
There is now a serious possibility that Beijing will use Moscow for its strategic security aims in the Indo-Pacific. अब ये बात जो है वो काफ़ी मीन्स धीरे धीरे नज़र आ रही है कि चाइना क्या करेगा, चाइना रशिया का इस्तेमाल करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में भी। इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को अचीव करना चाहता है, एक डोमिनेंस अचीव करना चाहता है चाइना, तो इसमें वो रशिया का इस्तेमाल पूरी तरीके से करेगा। इसकी एक सीरियस पॉसिबिलिटी अब नज़र आ रही है। और जो करंट सिचुएशन है, राइट, द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिमांड्स दैट न्यू दिल्ली टेक्स इश्यू बेस्ड स्टैंड्स अलोंग विद द वेस्ट, कि हम स्टैंड अगर ले रहे हैं तो ये इश्यू बेस्ड होने चाहिए, राइट, परमानेंट नहीं होने चाहिए। कि लेट्स से रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया अगर वो गलत है तो भारत इसको कहे कि ये गलत है। अगर नेटो का एक्सपांशन हो रहा है और ये गलत है तो भारत उसको कहे, मीन्स इस बात को एक्सप्रेस करे कि नेटो का एक्सपांशन जो हो रहा है ये गलत है। तो इट्स जस्ट वन, मीन्स ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि भारत को इश्यू बेस्ड स्टैंड्स लेने की ज़रूरत है। और इसमें हम एक देश से चीज़ें सीख सकते हैं, दैट इज़ वियतनाम। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वियतनाम का एक मैप है और ये इसका फ्लैग है। वियतनाम का जो कैपिटल है इसका नाम है हैनोई। तो हैनोई जो है इसका चाइना के साथ पार्टी टू पार्टी रिलेशन है, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ये भी फॉलो करते हैं। लेकिन जब अपने देश की मैरीटाइम टेरिटोरियल क्लेम की बात आती है साउथ चाइना सी में, तो ये चाइना के खिलाफ भी चला जाता है वियतनाम। अब वियतनाम की एक हिस्ट्री अलग है। वियतनाम जो है ना वो वियतनाम वॉर हुए थे, और अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी सीरियस कंट्री, सीरियस इन द सेंस के इट विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस। तो इस प्रकार का इतिहास रहा है। तो चाइना अगर कोई मिसबिहेवियर या ऐसा करता है तो वियतनाम खुलकर कह देता है कि ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। जापान ने जो स्टार्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो इस चीज़ का पार्ट है वियतनाम। और दूसरी तरफ बेइजिंग के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है। हाल ही में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया तो उसका भी ये पार्ट है। और ये जब वियतनाम वॉर चल रहा था, अगर आप पुरानी फिल्में देखते हैं तो रैम्बो फिल्म अगर आपने देखी है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, रैम्बो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आए हैं। आई थिंक रैम्बो 5 और 6 तक आए हैं। तो उसमें ये दिखाया, मीन्स आपको पता चलेगा कि कैसे रशिया जो है वो वियतनाम की काफ़ी मदद कर रहा था और वियतनाम वॉर चल रहा था एक तरफ एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर भी इतना गहरा रशिया के साथ मिलिट्री इतिहास होने के बावजूद भी वियतनाम ने यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप किया। तो परमानेंटली किसी चीज़ पर न्यूट्रल रहना, राइट, इट्स नॉट ए स्मार्ट डिप्लोमेटिक पोजीशन फॉर इंडिया। ऐसा इस आर्टिकल की एक जो बॉटम लाइन है वो ये है कि भारत को बेसिकली वियतनाम की तरह इश्यू बेस्ड स्टैंड्स लेने की आवश्यकता है। एक मैटर में हम रशिया के साथ हो सकते हैं तो दूसरे मैटर में हम उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। Same thing goes with the USA, same thing goes with China या फिर any other country. So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. And I'm sure अब आपका proper revision हो चुका है इस हफ्ते का। तो as far as this articles and editorials are concerned, of course, financial analysis का revision अभी बाकी है. It will be followed by, it will follow this lecture in a short while. And that's it from my side. Please do share this lecture with other students and enjoy your weekend. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.